चंपारण भारत में महात्मा गांधी के सत्याग्रह की पहली प्रयोगशाला। नील आंदोलन जिसने गांधी को महात्मा बनाया। चंपारण नील सत्याग्रह की अनकही कहानी रण चंपारण। आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति रण चंपारण में सुनिए आज की कड़ी। चाहे वो राजकुमार शुक्ल जैसे मामूली किसान की बात मानना रहा हो, कलकत्ता में प्रशासनिक अधिकारी गोरले से कथित भेंट हो, या तब तक शहरों में केंद्रित रहे महात्मा के अभियान को गांवों में ले जाने की बेसब्री, गांधी चंपारण आ गए। ये सवाल 2 साल पहले उनके भारत आने के समय से ही पूछे जा रहे थे कि वे सत्याग्रह का प्रयोग हिंदुस्तान में कब करेंगे। एक सवाल और था कि सत्याग्रह से होगा क्या। सवाल पूछने वालों में बेचैनी थी। इसमें आम लोग तो थे ही, कांग्रेस के बड़े नेता और दूसरे प्रमुख व्यक्ति भी शामिल थे, जैसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने कहा, चरखा चलाकर सूत काटकर धरना देकर ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। गांधी ऐसा करेंगे भी तो क्या होगा। महात्मा गांधी ने लखनऊ में भले कह दिया था कि वे नहीं जानते चंपारण कहां है, उसकी समस्या क्या है। लोग जानना चाहते थे कि क्या यही बात अप्रैल में भी लागू थी जब गांधी चंपारण पहुंचे। कांग्रेस अधिवेशन और उनके चंपारण आने के बीच लगभग 3.5 महीने का फासला था, दिसंबर अंत से मध्य अप्रैल। क्या इतना समय चंपारण के बारे में जानकारी हासिल करने और मन बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था, खासकर महात्मा जैसे व्यक्तित्व के लिए जिन्होंने दूर तक सोचे बिना कभी कोई काम नहीं किया। ये कहने वाले तमाम लोग थे जो मानते थे कि महात्मा ने राजकुमार शुक्ल का चुनाव नहीं किया, बल्कि शुक्ल ने उन्हें चंपारण के लिए चुना। हकीकत यह है कि चंपारण पहुंचने पर या उससे पहले ही महात्मा ने पूरा यात्रा अभियान अपने हाथ में ले लिया था। तब से हर कदम उनका था, हर फैसला उनका। छोटी से छोटी बातें उनकी नजर में रहती थीं। अपने निर्णय वे स्वयं लेते थे, चाहे आंदोलन शुरू करना हो या रोकना। जानते थे कि उनका असली ठौर शहर नहीं, गांव है, जहां असली भारत बसता है। ऐसे में यह कहना कितना सही होगा कि चंपारण महात्मा गांधी के जीवन का पहला और आखिरी ऐसा अभियान है जो उन्होंने कम जानकारी और आधी अधूरी तैयारी के साथ किया। क्या इसका आधार जानकारी से अधिक नैतिक बल था? खुद पर, आम लोगों पर भरोसा था कि वे नेकनियति पढ़ लेंगे और बेहिचक उनके साथ खड़े होंगे? इतिहासकार अशोक अंशुमन कहते हैं कि चंपारण के लिए महात्मा की तैयारी वास्तव में पूरी नहीं थी। इसे घटनाओं से प्रमाणित किया जा सकता है। वो जब पटना आते हैं तो मजरूल हक से वो पूछते हैं कि मुजफ्फरपुर का क्या आइडिया आपको, इंडिगो का। तो वो कहते हैं कि मुझको पता नहीं है, आप मुजफ्फरपुर चले जाइए। यहाँ भी वो कोशिश करते हैं जानने की मजरूल हक साहब से, जो उनके मित्र थे। अशोक अंशुमन की बात से सभी सहमत हों ऐसा नहीं है। मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता गांधीवादी शाहिद कमाल की राय इसके ठीक उलट है। वो कहते हैं, महात्मा गांधी के संबंध में ये सोचा ही नहीं जा सकता कि वे कोई काम बिना तैयारी, बिना सोचे, बिना समझे करेंगे। ये गांधीवाद और गांधी दर्शन की तार्किकता का नकार होगा। गांधी जी बहुत तैयारी के साथ कहीं कोई काम करते थे, तो 3 महीने में इतनी तैयारी जितनी उनको यहाँ आने के बाद, जो पूरी प्लानिंग तो पहले से दिमाग में उनके रहे होगी, और वो प्लानिंग एकाएक नहीं हो सकता है। वो निश्चित रूप से अगर उस समय नहीं भी जानते रहे होंगे या कुछ जानते रहे होंगे कि यहाँ खेती का जो सिस्टम था, नीलहा का जो दमन था, एक्चुअली चंपारण कहाँ पर है ये ना जानते हो, लेकिन वो चीज़ तो उन्होंने ज़रूर पहले सुनी होगी। और उसके बाद जब वो राजकुमार शुक्ल से जब बातचीत हुई होगी, तब फिर उन्होंने और डिटेल्स, चंपारण कहाँ है, कैसे लोग हैं यहाँ का, क्या कल्चरल ये है, क्यों ऐसा है खेती का सिस्टम, ये उन्होंने पता करने की कोशिश की होगी। चंपारण के पूरे अभियान पर महात्मा गांधी की छाप साफ दिखाई देती है। एक एक गतिविधि, हर दिन, हर घंटा, बल्कि एक एक पल वे उसी तरह काम कर रहे थे
जैसे इससे पहले सत्याग्रही के रूप में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। अंग्रेजी हुकूमत के कानून मानकर अदालत जा रहे थे और उसका खुला उल्लंघन भी कर रहे थे। जेल जाने को तैयार थे, पर ब्रितानी आदेश के तहत चंपारण छोड़ने को राजी नहीं थे। ये प्रतिकार का महात्मा का तरीका था। भारत में महात्मा गांधी का चंपारण अभियान, जो इस भूमि पर उनका पहला सत्याग्रह था, निश्चित तौर पर सफल रहा। इससे गांधी के प्रयोगों और सत्याग्रह की शक्ति पर सवाल उठाने वालों के मुंह बंद हो गए, सवाल खत्म हो गए। लेकिन इतिहासकार अभय कुमार कहते हैं कि चंपारण आंदोलन योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ। उसे पूर्व नियोजित कहना उचित नहीं होगा। प्री प्लान्ड है ऐसा मैं नहीं कर सकता कि नहीं हमें आंदोलन यहाँ लॉन्च करना ही है। लेकिन हाँ, जब मुजफ्फरपुर में 4 दिन स्टे करते हैं और वहाँ के लोगों से मिलते हैं, और जो यहाँ एलीट क्लास था, चाहे सोशली और पॉलिटिकली जो मैटर करता था बिहार की राजनीति और समाज में, वो इनके साथ उठ खड़ा होता है। मुझे लगता है कि जो गांधी के यदि बाकी के आंदोलनों को देखा जाए तो वो जनता के नब्ज और जनता आंदोलन करने को उत्सुक है कि नहीं, उसको वो बहुत अच्छी तरह समझते थे। भारत के लिए गांधी का प्रयोग नया था और अनूठा। सत्याग्रह की अवधारणा पुरानी थी, उसका राजनीतिक प्रयोग नया। इस तरह के अभियान में पूरी या अधूरी तैयारी का प्रश्न ही नहीं बचता। वैसे अभय कुमार मानते हैं कि लखनऊ और चंपारण के बीच की खाई भरने के लिए 3-3.5 महीना पर्याप्त समय था। चंपारण का परिणाम इसी ओर इशारा करता है। गांधी जो साउथ अफ्रीका में भी 20 ईयर्स इसके पहले स्ट्रगल कर चुके हैं, तो होमवर्क तो जरूर करते थे, लेकिन चंपारण के बारे में अभी तक कोई ऐसा स्रोत नहीं मिला है जो बता सके कि गांधी ने लोगों से एक विस्तृत पूछताछ की हो। महात्मा गांधी के चंपारण पहुंचने के बाद की घटनाएं छोड़ दी जाएं, तब भी बिहार में उनके पहले 5 दिनों में जो कुछ हुआ, उसमें सत्याग्रह के लक्षण साफ थे। बांकीपुर में न ठहरने का फैसला इसका पहला प्रमाण है। मुजफ्फरपुर दूसरा, कॉलेज छोड़ना तीसरा और वकीलों से बातचीत चौथा। मुजफ्फरपुर में जेल जाने के खतरे के बावजूद वकीलों का महात्मा गांधी के साथ आने का फैसला इस सत्याग्रह की पहली आंशिक कामयाबी मानी जा सकती है। महात्मा गांधी 15 अप्रैल को मोतिहारी आने वाले थे। चंपारण की धरती पर पहला कदम, ब्रितानी हुक्मरानों की इच्छा के विपरीत। अधिकारियों को अब तक थोड़ा अंदाजा हो गया था कि उनका पाला किससे पड़ा है, लेकिन वे पूरी तरह निराश नहीं थे। मानकर चल रहे थे कि चंपारण से महात्मा गांधी को निकाल फेंकना बहुत कठिन नहीं होगा। सत्ता के सारे उपकरण उनके पास थे, लेकिन गांधी के पास एक हथियार था, नैतिक बल। उसकी काट किसी के पास नहीं थी। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति रण चंपारण। परिकल्पना, शोध, आलेख और स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति विनोद कुमार। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।